श्रेया ने तो बीच में उस लड़के के साथ थोड़ा बहुत खा भी लिया था, जबकि काव्या ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। उसके पेट में बुरी तरह गुड़गुड़ हो रही थी। उसने देखा कि श्रेया ने एक रोटी उठाई और साथ में कटोरी में पता नहीं कौन सी सब्जी कौन सा खाना था, और वो बेझिझक भूखड़ों की तरह खाने लगी। लेकिन काव्या खुद को वो खाना खाने के लिए मना ही नहीं पा रही थी। उसने गुस्से से उस खाने की तरफ देखा और बोली, ये क्या बकवास है और ये कितना गंदा है, मैं इस खाने को कैसे खाऊं? श्रेया ने उसकी तरफ एक नजर देखा और बोली, तो फिर मत खाओ, तुम्हें खाने के लिए कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम भूखी रह जाओगी और तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। काव्या चिढ़ गई, लेकिन उसके पेट में अभी भी गुड़गुड़ हो रही थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक रोटी उठाई और साइड में चली गई। उसने एक बाइट ली। उस खाने को निगलना बहुत मुश्किल था और उसका टेस्ट भी बहुत अजीब था। काव्या नहीं जानती थी कि उसने कैसे वो खाना निगला। उस औरत ने उन दोनों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम लोग शहर से आई हो? श्रेया बोली, हाँ, हम लोग मुंबई से आए हैं। वो औरत बोली, मुंबई? हे भगवान, वो तो बहुत बड़ा शहर है। अब समझ आया, तुम्हें ये जगह कैसे पसंद आ सकती है। हमारा गाँव तो शायद इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ गाँव है। श्रेया ने उस औरत की तरफ देखा और पूछा, आप लोग यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? वो औरत बोली, कुछ लोगों ने ऐसा किया था और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। बाकी हम लोग जो यहाँ पर बचे हैं, हम बूढ़े हैं, बीमार हैं और कमजोर हैं। हमें खास कुछ आता नहीं है, तो हम लोग बोझ बनकर ही रह जाएंगे। बड़े शहरों का रहन सहन हमें नहीं पता। मैंने सुना है कि बड़े शहरों में बहुत मार धाड़ रहती है और लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। बस अमीर लोग ही वहाँ पर अच्छे से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं। और अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हम एक वक्त की रोटी तक नहीं खा पाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। कम से कम यहाँ पर हमारे सिर पर छत तो है। जरूर किसी ने उन्हें ये सब बताया होगा और उनके दिमाग में ये सब डाल दिया होगा। श्रेया और कुछ नहीं बोली। वो बस मुस्कुराकर इतना ही बोली कि अगर आपको मौका मिले तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। वैसे भी यहाँ पर आपका घर तो है ही। अगर आप वहाँ पर सेटल नहीं हो पाए तो आप हमेशा यहाँ वापस आ सकते हैं। आपका घर तो यहीं पर रहेगा। वो औरत बोली, देखो तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं और तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अगर हम लोग वहाँ गए तो क्या लोग हमें कच्चा नहीं चबा जाएंगे? हम तो वहाँ किसी को मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। क्या वहाँ पर बस तुम लोगों जैसे खूबसूरत लोग ही रहते हैं? श्रेया बोली, आंटी आप हमें कुछ ज्यादा समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप शहर में भूखे नहीं मरेंगे। वो लोग आपस में बातें करते हुए हंसने लगी। उधर दूसरी तरफ वो आदमी अभी भी यही बात कर रहे थे कि इन दोनों औरतों के साथ अब क्या करना है। उन्होंने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग इधर जंगल में कैसे पहुंच गई? श्रेया बोली, हमारा किडनैप मतलब अपहरण हो गया था। वो लोग हमारी फैमिली से पैसे मांगना चाहते थे। मौका देखकर मैं इसके साथ वहां से भाग निकली। श्रेया सच में काव्या की परवाह नहीं करना चाहती थी। उसने काव्या की तरफ देखा, जो कि अभी भी वहां पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। काव्या इस बात से दुखी थी कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। वो आगे बोली, उसके बाद हम लोग बस चलते रहे। हम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहते थे, लेकिन हम लोग आप लोगों से टकरा गए। मैं जानती हूँ कि आप लोग अच्छे लोग हैं। क्या आप लोग हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? घर पहुंचकर मैं डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा इनाम दिलवा दूंगी। वो लोग अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी काम करते थे और खुद अपने लिए बंदूकें बनाते थे। इसीलिए श्रेया को लगा कि शायद वो लोग इस बात से डर रहे हैं कि एक बार यहाँ से निकलकर वो बाहर जाकर अपना मुंह खोल देगी। इसलिए श्रेया ने बंदूकों के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने बस उन लोगों की तरफ देखा और बोली, या फिर आप लोग किसी और को हमें यहाँ से ले जाने के लिए कह सकते हैं। क्या आप लोगों के पास फोन होगा? मैं अपने घर वालों को फोन कर दूंगी और वो मुझे लेने आ जाएंगे। श्रेया का फोन उन किडनैपर्स ने पहले से ही जब्त कर लिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और न ही उसे बाहर निकलने का रास्ता पता था। उन लोगों ने बस एक दूसरे की तरफ देखा। एक औरत बोली, हमारे पास फोन कहाँ से होगा? हम लोग इस घने जंगल में रहते हैं, यहाँ पर बिजली तक नहीं है और वैसे भी रात हो रही है। हम लोग बस दिए जला लेते हैं और वैसे भी सब बढ़िया है। रात में हमें कुछ नहीं करना होता और हम बस सो जाते हैं, इसलिए हमारी बिजली के पैसे भी बच जाते हैं। साइड से एक जवान लड़की ने अपना सिर हल्का सा मोड़ लिया और श्रेया की तरफ देखते हुए बोली, अरे तुमने ये जो गले में पहना है वो कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये बहुत महंगा है और ये असली है ना? श्रेया एकदम से जम गई। उसने झुककर देखा। वो नेकलेस उसने बस यूं ही पहन लिया था और ये ज्यादा महंगा भी नहीं था। ये घर पर केयर टेकर उसके लिए कपड़ों से मैच करता हुआ एक नेकलेस लेकर आया था। जब श्रेया यहाँ आने के लिए अपनी पैकिंग कर रही थी तो उसने अपने साथ थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी रख ली थी। उस लड़की को इतना एक्साइटेड देखकर श्रेया ने वो नेकलेस उतारा और बोली, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। वो लड़की हैरान होकर बोली, क्या सच में? लेकिन फिर भी वो डरते हुए पीछे हट गई और बोली, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। हम लोग इतनी महंगी चीजें नहीं पहन सकते। उसके साइड में जो औरत थी वो बोली, बिल्कुल, तुम्हें इतनी बढ़िया चीजें पहनने की क्या जरूरत है? क्या तुम उसके जितनी खूबसूरत हो? अगर हो तो तुम ये पहन सकती हो। श्रेया मुस्कुराकर बोली, ये सच नहीं है, ये काफी प्यारी है। इसे बस अपना थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है और इसकी स्किन भी बहुत ही प्यारी हो जाएगी। अभी धूप में रहने की वजह से बस थोड़ी सी टैनिंग हो गई है और वैसे भी ये ज्यादा महंगा नहीं है, तुम ये रख लो। श्रेया के लिए ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके बिना रहना वो सोच भी नहीं सकती, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के लिए ये ज्यादा कीमती है। कम से कम उसे ये पसंद तो है। श्रेया के पास तो बस यूं ही रखा हुआ था। उस लड़की ने खुशी खुशी श्रेया से वो नेकलेस ले लिया। वो नेकलेस लेकर वहां से चली गई और खुशी खुशी अपने दोस्तों को दिखाने लगी। श्रेया भी उसे खुश देखकर खुश थी। जब वहां पर मौजूद उन बच्चों ने ये सुना तो उन सब लोगों ने हैरान होकर उस खूबसूरत नेकलेस की तरफ देखा। वो ये सब देखकर हंस रहे थे। काव्या नाखुश होकर बोली, अगर तुम लोग मुझे सही सलामत वापस भेज दो तो मैं तुम्हें इन चीजों से भरी हुई एक पूरी कार गिफ्ट में दे सकती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस एक छोटा सा डायमंड है। इसकी तरफ तो मैं देखूं भी नहीं। उस गाँव की औरत ने ये सुना और श्रेया की तरफ देखते हुए पूछा, वो औरत
क्या इसका परिवार बहुत ही अमीर है? इससे पहले कि श्रेया कोई जवाब दे पाती, काव्या बोली, अगर ये लड़की ना होती तो आज मैं यहाँ पर ना होती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह पर अपनी मर्जी से आऊंगी? ये जगह इतनी खटारा है, मैं पूरी जिंदगी में ऐसी किसी जगह पर कदम नहीं रखती। ये जगह इतनी घटिया है और यहाँ पर खाना भी बहुत ही बुरा है। क्या तुम लोगों ने सच में जिंदगी में कभी कोई ढंग की चीज नहीं खाई? मेरे घर में हमेशा हर वक्त कम से कम 10 अलग अलग चीजें बनती हैं। हमारे घर पर अलग अलग देशों के शेफ हैं और जो भी मेरा खाने का मन करता है वो वही बनाते हैं। हमारी अलमारियों में जितने कपड़े हैं वो तुम्हारे पूरे गांव की आगे की जिंदगी भर की जरूरतों के लिए काफी होंगे। मैं अपने कपड़े बस एक बार पहनती हूँ और दोबारा कभी अपने कपड़े रिपीट भी नहीं करती। अपने सेकंड हैंड कपड़े मैं अपनी नौकरानियों को दे देती हूँ और मेरा हर एक कपड़ा इंटरनेशनल ब्रांड से होता है। एक एक कपड़ा हजारों रुपए का होता है। वो औरत बोली, तुम्हें शेखी बघाड़ना ना सच में बहुत अच्छे से आता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उसके बाद उसने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, ये तो किसी कहानी की बात कर रही है, जैसे कहीं की राजकुमारी हो। क्या ये डींगे मार रही है? हालांकि श्रेया को काव्या पसंद नहीं थी, लेकिन ये सच था कि वो इस वक्त सच कह रही थी। श्रेया उस औरत से बोली, हाँ ये सच कह रही है, इसका परिवार बहुत अमीर है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगी तो ये डेफिनेटली आपको बहुत सारे पैसे देगी। आप चिंता मत कीजिए, आप इससे कुछ भी मांग सकते हैं, ये बेशक आपको मना नहीं करेंगी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। उस औरत ने श्रेया की तरफ देखा और वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उसने सोचा कि वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी, खास तौर पर इस तरीके से मुस्कुराते हुए। लेकिन पीछे जो आदमी खड़े थे उन्होंने फिर भी उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उठकर जाते हुए उस तरफ देखते हुए उन लोगों ने सुना कि वो औरत कह रही है कि वो बहुत अमीर है। उन डरपोक आदमियों को और भी ज्यादा डर लगने लगा। अगर ये औरत वापस जाकर उनसे बदला लेने की सोचने लगी तो फिर वो लोग क्या करेंगे? अगर ये लोग सच में बहुत बड़े खानदानों से हुई तो, और अगर बाहर उन लोगों को इस शिकारियों के गांव के बारे में पता चल गया तो क्या वो इन्हें उठाकर जेल में नहीं डाल देंगे? इसीलिए उन लोगों ने श्रेया और काव्या को वापस भेजने की हिम्मत नहीं की। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो इनके साथ क्या करें। श्रेया ने मुड़कर आदमियों की तरफ देखा जो हिचकिचा रहे थे। उसके पास इन गांव की औरतों से दोस्ती करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शायद एंटरटेनमेंट सर्कल में इतना वक्त गुजारने की वजह से धीरे धीरे उसे लोगों के चेहरे पढ़ना आ गया था, या शायद कबीर के साथ रहकर उसे भी उसकी तरह चालाक बनना आ गया था। हालांकि वो हमेशा ऐसे दिखावा करती थी कि मानो उसे कुछ पता नहीं हो, लेकिन असल में उसे ये समझ में आ रहा था कि वो आदमी हिचकिचा रहे हैं और वो दुविधा में फंसे हुए हैं। उन औरतों ने देखा कि अब अंधेरा होने लगा था। वो लोग श्रेया से बोले, ऐसा लगता है तुम लोग अब रात को तो नहीं जा सकती, जंगल में बहुत सारे भयानक जानवर होते हैं, इस वक्त तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। श्रेया बोली, ठीक है, असल में हम भी बहुत बुरी तरह थक चुके हैं, हम सुबह से चल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर निकले थे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें यहाँ पर रहने दे रहे हैं, वरना हम लोग जंगल में ही कहीं भटक रहे होते। वो औरत बोली, कोई बात नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाक ही है। श्रेया बोली, हाँ लगता है हमारी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा था। उस औरत ने कहा, हाँ किस्मत में ऐसा ही लिखा था, वरना हम लोग इतनी दूर दूर थे, कहाँ से ही मिलते। हम लोग बस इस जंगल में ही रह सकते हैं। हाँ, मेरी सारी जिंदगी यहीं पर निकल गई और मैं आज तक तुम दोनों जैसे शानदार लोगों से नहीं मिल पाई। श्रेया जानती थी कि वो लोग कभी भी उन दोनों जैसे लोगों से नहीं मिले होंगे, इसीलिए ये कोई तारीफ नहीं थी। वो औरत सच में उनके बारे में और जानना चाहती थी। श्रेया वहाँ पर आराम करने लगी। ये रात उन्हें वहीं पर सोकर गुजारनी थी। उसने सोचा कि हालांकि वो बुरी तरह थक चुकी है और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी डेफिनेटली वो यहाँ पर सो तो नहीं पाएगी। रात में उन लोगों ने श्रेया और काव्या के लिए एक जगह साफ सुथरी कर दी। श्रेया फिर भी वो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन काव्या लगातार बड़बड़ाते जा रही थी। श्रेया लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे दिखावा किया कि उसे काव्या की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन काव्या श्रेया की तरफ मुड़ी और बोली, मैं यहाँ पर नहीं सोने वाली। मैं जानती हूँ कि अगर आज रात को मैं यहाँ पर सो गई तो तुम डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ कर दोगी। श्रेया हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, अगर तुम्हें सच में इतना डर लग रहा है तो तुम बाहर जाके सो जाओ, तुम यहाँ पर रहकर फालतू में अपनी चिंता क्यों बढ़ा रही हो? काव्या ने कहा, तो तुम्हें लगता है कि अगर मेरा बच्चा मर गया तो कबीर सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो कि तुम मुझे खत्म कर दो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऊपर ऊपर से तुम ऐसे दिखावा करती हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। श्रेया बोली, तुम्हें सच में अपना दिमाग फालतू दौड़ाना बहुत अच्छे से आता है। काव्या ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम एग्जैक्टली यही सोच रही थी, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने छोटे और घटिया इरादे मुझसे नहीं छुपा सकती। श्रेया ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अपनी काबिलियत के दम पर क्यों नहीं लड़ते? फिर कबीर जिसे भी चुने वो उसकी मर्जी। आगे से मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो जाकर कबीर से मिलो। काव्या चढ़कर बोली, तुम सच में बेशरम हो। मेरे पेट में कबीर का बच्चा है, तुम अभी भी उससे चिपक क्यों रही हो? श्रेया बोली, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम सीधे मुझसे भी लड़ सकती हो, लेकिन जो मैंने कहा फिर भी वही होगा। अब से हम लोग अपनी अपनी काबिलियत के दम पर लड़ेंगे, हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। काव्या बोली, ठीक है, तुमने आखिरकार दिखा ही दिया। तुम इतनी पत्थर दिल हो कि तुम एक प्रेग्नेंट लेडी से लड़ना चाहती हो। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। हाँ, आखिरकार जीतूंगी तो मैं ही। खून का रिश्ता ना सबसे ऊपर होता है। श्रेया उसकी बातों की और परवाह नहीं कर सकती थी। वो दूसरी तरफ मुड़ गई और ऐसे दिखावा किया कि वो सो चुकी है। काव्या उससे लड़ने का इंतजार करती रही और आखिरकार थक हार कर सो गई। अगले दिन उन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन औरतों के साथ क्या करे। श्रेया ने भूली बनकर उन औरतों से पूछा, हम लोग कब जा सकते हैं? उनमें से एक औरत, जिसने कल रात अपने पति की बात सुनी थी, वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, असल में बात यह है कि वो लोग अभी इतनी जल्दी नहीं निकलने वाले।
तो वो लोग तुम्हें अभी नहीं छोड़ने जा सकते। श्रेया ने गहरी सांस ली। उस औरत ने पूछा, क्या बात है? श्रेया बोली, कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिंदगी बहुत अच्छी है, यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है, हवा इतनी ताजी है और खाना भी इतना बढ़िया है, लेकिन मुझे घर से निकले हुए बहुत वक्त हो चुका है और मुझे नहीं पता, शायद मेरे परिवार वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। आखिरकार श्रेया एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी। उसने ऐसे एक्टिंग की कि मानो उसे बहुत चिंता हो रही हो और वो बहुत दुखी हो। उसे देखकर उस औरत के दिल में दर्द हुआ और वो ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसे श्रेया पसंद थी। वो बोली, सही कहा तुमने, तुम्हारे परिवार को जरूर तुम्हारी चिंता हो रही होगी। उस औरत ने जल्दी से अपने आदमी को आवाज लगाई और उसे वहां बुलाया। श्रेया दुखी होकर बोली, मुझे माफ कर दो, दीदी ने कहा कि आप लोग अब कुछ दिनों बाद ही बाहर जाएंगे और आज आप लोगों को बाहर चलने के लिए कहना ठीक नहीं है। आप लोग हमें ही रास्ता क्यों नहीं बता देते, हम लोग खुद चले जाएंगे। श्रेया की आंखों में जो भोलापन था वो बहुत ही सच्चा लग रहा था। उस आदमी ने श्रेया की तरफ देखा और आखिरकार बोला, ठीक है, हम लोग तुम्हें बाहर ले चलते हैं। श्रेया बोली, क्या सच में? लेकिन आप लोगों को बहुत तकलीफ होगी, आप लोग हमें ही रास्ता बता दीजिए, हम लोग खुद चले जाएंगे। वो आदमी बोला, चलो चले। अब जब तुम लोग बाहर पहुंच जाओ तो किसी को ये मत बताना कि तुम लोग यहाँ पर हमसे मिली थी। श्रेया ने पूछा, क्या? क्यों? ओह, क्या ऐसा इसलिए है कि आप लोग यहाँ पर ये शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं और नहीं चाहते कि बाहर के लोग आपको परेशान करें? वो आदमी बोला, हाँ सही कहा। श्रेया बोली, ठीक है, मैं किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं बताऊंगी, आप चिंता मत करो। उनके पीछे काव्या आराम से टांग पर टांग रखकर बैठी थी और उन्हें इग्नोर कर रही थी। उसके बाद वो उठकर उनके साथ चलने लगी। बाकी आदमी भी उनके साथ चलने लगे और उन दोनों औरतों को बाहर तक छोड़ने चले गए। उन लोगों के रास्ता दिखाने की वजह से श्रेया और काव्या का काम बहुत आसान हो गया था। जल्दी ही वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। श्रेया एक आदमी से बात करने लगी। वो बोली, दीदी सच में बहुत अच्छी है, मुझे आप लोगों की याद आएगी। उस आदमी ने पूछा, वो लड़की, क्या वो सच में बहुत अमीर घर से है? श्रेया बोली, हाँ, लेकिन वो लोग बस बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो आदमी बोला, ओह। उनकी नजरों में एक बिजनेसमैन होना बहुत बड़ी बात थी। वो आदमी इस बारे में सोचने लगे कि क्या ये दोनों लड़कियां मिस्टर श्रीकांत की जैसी फैमिली से थी। मिस्टर श्रीकांत उनका बॉस था, जिसके साथ वो लोग काम करते थे, जो हर जगह अपनी खुद की कार से जाता था। वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि उसी वक्त अचानक से कुछ दूर एक प्लेन की आवाज सुनाई दी। वो आदमी एकदम से शॉक हो गए और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें उठा ली। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर उनके सिरों के ऊपर आकर रुक गया था। श्रेया ने तुरंत ये नोटिस कर लिया कि उस हेलीकॉप्टर पर कपूर फैमिली का नीले रंग का लोगो था। वो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन श्रेया ने उसे पहचान लिया था। क्या कबीर यहाँ पर आ गया था? ठीक उसी वक्त अचानक से उस हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों से कुछ आदमी ब्लैक कलर की सूट पहने हुए नीचे उतरने लगे। उन शिकारियों ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। श्रेया जल्दी से बोली, आप लोग डरिए मत, प्लीज आप लोग घबराइए मत, ये मेरे परिवार के ही लोग हैं और ये सब मुझे लेने आए हैं। वो आदमी बुरी तरह हैरान थे। वो बोले, तुम्हारी फैमिली के पास ऐसी चीज भी है? तुम आखिर हो कौन? अब जाकर ही उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग तो बहुत सिंपल सोच रहे थे। हालांकि ठीक उसी वक्त एक और आदमी जल्दी से उस हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा। कबीर श्रेया को देखते ही जोर से बोला, श्रेया, और सीधे जमीन पर कूद गया। श्रेया जल्दी से घबरा कर बोली, कबीर तुम ठीक तो हो? ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया कबीर को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि वो सीधे भागकर उसे गले से लगा लेना चाहती थी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक आदमी ने अपनी बंदूक उठाई। श्रेया डर गई और उसने जल्दी से कबीर को कंधों से पकड़ा और उसे साइड में करते हुए बोली, कबीर हट जाओ। उसने धक्का देकर कबीर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। श्रेया अभी भी हैरान थी। जब उसने मुड़कर देखा तो काव्या अपना कंधा पकड़े हुए जमीन पर बैठी थी और उसके कपड़ों से खून बह रहा था। श्रेया एकदम से जम गई और जल्दी से बोली, कबीर ये सही नहीं है, काव्या को गोली लगी है। उनके पीछे से कबीर के आदमियों ने पहले से ही उन लोगों को दबोच लिया था। इसी बीच काव्या अपना कंधा पकड़े हुए दर्द के मारे रो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। वो बोली, मैं क्या मरने वाली हूँ? मैं मरने वाली हूँ, है ना? कबीर मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। जब उस आदमी ने गोली चलाई थी तो श्रेया ने तुरंत कबीर को नीचे धकेल दिया था, लेकिन गोली तो बंदूक से निकल चुकी थी। चाहे वो लोग जमीन पर ही क्यों न होते, फिर भी वो गोली कहीं न कहीं आकर उन्हें लगनी ही थी। शुक्र है कि इस वक्त काव्या पहले से ही आगे चल रही थी। वो गोली उसे लग गई और इसलिए कबीर और श्रेया दोनों बच गए। काव्या को जल्दी से इलाज के लिए वापस शहर ले जाया गया। कबीर वहीं पर रुक गया। श्रेया को भी वापस होटल में भेज दिया गया। जब शूटिंग की टीम को ये पता चला कि श्रेया किडनैप हो गई है तो उन्हें भी बहुत चिंता हो गई थी, लेकिन उन्हें भी और कोई खबर नहीं दी गई थी और वो भी नहीं जानते थे कि चल क्या रहा है। अब जाकर उन्हें फिर से श्रेया से मिलने की इजाजत दी गई। डायरेक्टर ने श्रेया की तरफ देखा और बोला, तुम ठीक हो श्रेया? मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी कंपनी सच में न्यूज दबाने में बहुत अच्छी है। बाहर गांव में घमासान मच गया है। बाहर लोगों को ये पता चल गया है कि यहाँ पर जो बड़ी सेलिब्रिटी शूटिंग के लिए आई थी उसका किडनैप हो गया है और हम सब तो बुरी तरह डर गए थे। भगवान का शुक्र है कि तुम एकदम सही सलामत हो, लेकिन तुम्हारी कंपनी की वजह से किसी रिपोर्टर तक को ये खबर पता नहीं चली। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि ये सब कंपनी की वजह से हो ही नहीं सकता था। ये सब जरूर कबीर की वजह से हुआ था। उसका वो छोटा सा स्टूडियो और नवी इतनी बड़ी खबर को कैसे छुपा सकते थे। वो डायरेक्टर बोला, हम लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत घबराए हुए थे। बाहर भीड़ सच में पागल हो रही थी। इस वक्त तक भी वो लोग बाहर ही इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उनकी अजीबोगरीब बातें सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं सच में बहुत हैरान हूँ। श्रेया ने पूछा,
ये बस एक किडनैपिंग का मामला था, वो लोग ऐसा क्या ही सोच सकते थे। वो डायरेक्टर बोला, हम लोगों का यहाँ पर शूटिंग के लिए आना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है, इतने सालों से यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी नहीं आया है और इस बार तुम जैसी एक बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर आई थी। डेफिनेटली बहुत सारे लोग तुमसे मिलना चाहते थे और बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारी टीम ने भी पूरा ख्याल रखा था, लेकिन किसने सोचा था कि फिर भी ऐसा कुछ हो जाएगा। हमें इस हादसे की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ असल में सिर्फ काव्या की वजह से हुआ था। उसकी वजह से उन लोगों को इतने दिनों तक परेशानी उठानी पड़ी। श्रेया बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, ये मेरी गलती थी। मैं ही कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई थी। इसका प्रोडक्शन क्रू से कोई लेना देना नहीं है, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो किडनैपर्स बस आम लोग थे जो ऐसी छोटी मोटी हरकतें करके अपना गुजारा करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उस डायरेक्टर ने ये उम्मीद नहीं की थी कि श्रेया ऐसा कुछ कहेगी। आमतौर पर जब किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा कुछ होता था तो वो लोग बहुत शोर मचाते थे, छोटी सी बात का भी बतंगड़ बना दिया जाता था। लेकिन श्रेया ने कहा कि क्रू को इसकी जिम्मेदारी तक लेने की जरूरत नहीं है। उस डायरेक्टर ने शुक्रगुजार होकर उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। खैर, हम लोग तुम्हारे वापस शूटिंग पर आने का इंतजार करेंगे। बाहर के लोगों को हम लोग संभाल लेंगे। जब तुम वापस आओगी तो हम तुम्हारे लिए एक घर अलग से किराए पर ले लेंगे, ताकि इन लोगों को ये पता ना चले कि तुम कहाँ पर रह रही हो। अगर तुम हर रोज इन लोगों को अपने आसपास देखोगी तो तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। श्रेया ने कहा, सर इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टर बोला, बिल्कुल भी नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है, ये हमारी ड्यूटी है। ये लोग बस एक बड़ी सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं, आखिर तुम बहुत फेमस हो। श्रेया ने हैरान होकर डायरेक्टर की तरफ देखा। जब तक क्रू के लोगों ने श्रेया से बातचीत की तब तक कबीर ने भी बाकी की चीजें संभाल ली थी। उसके बाद वो सीधे श्रेया के पास आ गया। उसने श्रेया का होटल चेंज करवा दिया क्योंकि इस होटल में बहुत सारे लोग थे। उसके आदमी आसानी से अंदर बाहर नहीं जा पाते। असल में वो श्रेया को वापस घर ले जाना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि वो अभी ठीक नहीं लग रही, उसने ये फैसला किया कि वो उसे कुछ देर यहीं पर रुकने देगा। जब कबीर अंदर आया तो वो सीधे श्रेया के पास गया और उसने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया? श्रेया अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैंने खाना खा लिया है। अरे हाँ, वो काव्या कैसी है? कबीर ने श्रेया की बात बीच में ही काटते हुए कहा, उन किडनैपर्स को पुलिस को सौंप दिया गया है। जिन लोगों ने गोली चलाई थी उन्हें भी पहले से ही कस्टडी में ले लिया गया है। श्रेया बोली, मेरा मानना है कि उन लोगों ने बस घबराहट के मारे गोली चला दी थी। वो लोग असल में बुरे नहीं है। उन लोगों ने सच में हमारा जंगल में बहुत ख्याल रखा था। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है कि वो लोग जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन उनके बीवी बच्चे सब लोग बहुत अच्छे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो लोग यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर बड़े हुए हैं। चाहे वो जितना मर्जी क्यों ना चाहते हो, उनके लिए अपनी किस्मत बदलना नामुमकिन है। कबीर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आदमियों से कहकर उन्हें बाहर निकलवा दूंगा। अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देंगे और देखते हैं कि वो लोग कुछ काम कर सकते हैं या नहीं। श्रेया ने ये सुना और उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गई। वो बोली, काम पर जाना? कबीर ने कहा, हाँ, वो लोग यहाँ आकर कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन कपूर फैमिली के घर में एंट्री मिलना नामुमकिन है। तुम जानती हो हमारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और वो लोग उन्हें पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग बाहर काम जरूर कर सकते हैं। श्रेया बोली, क्या सच में? ये तो बहुत बढ़िया है कबीर, तुम बेस्ट हो। कबीर बोला, समझ गया। उसके बाद उसने वहाँ पर रखे हुए बर्तनों की तरफ देखा और देखा कि श्रेया ने असल में ज्यादा नहीं खाया था। वो जानता था कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो अभी भी उसकी वजह से परेशान होगी। उसने वो बर्तन उठाए और बाहर स्टाफ से बोला, क्या सर्विस स्टाफ यहाँ पर है? सर्विस स्टाफ जल्दी से भागकर वहाँ पर पहुंच गया। कबीर बोला, इस खाने को गर्म करके ले आओ। श्रेया तुरंत हैरान होकर बोली, मैंने खा लिया है, तुम ये सब खुद ही खाने वाले हो? कबीर बोला, मैं तुम्हें खाते हुए देखूंगा। जब तक तुम ये सारा खाना खत्म नहीं कर लो तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। श्रेया बोली, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ, तुम मुझे जबरदस्ती खाना क्यों खिलाना चाहते हो? कबीर ने घूर कर उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद सर्विस स्टाफ जल्दी से वो खाना गर्म कर वापस ले आए। कबीर ने वो खाना उठाया और श्रेया से बोला, हिलना मत। श्रेया उससे बस 2 दिनों में नहीं मिली थी और ऐसा लग रहा था कि वो पहले से थोड़ा कमजोर हो गया है। उसकी तरफ देखते हुए उसके दिल में दर्द हो रहा था। श्रेया प्यार से कबीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो, बताओ ना, क्या मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे जो मैं इस जन्म में तुमसे मिली? कबीर बोला, नहीं। श्रेया ने कहा, क्या? कबीर बोला, जरूर मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए तो इस जन्म में मैं तुमसे टकरा गया। श्रेया ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और वो गुस्से से कुछ कहना चाहती थी कि तभी कबीर बोला, वरना मुझे ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर क्या करूँ? ऐसा जरूर इसीलिए होगा क्योंकि तुम्हारे मुझ पर कुछ कर्ज रहे होंगे। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खाओ। कबीर धीरे धीरे उसे अच्छे से खाना खिलाता रहा। उसने चुपचाप मन ही मन सोचा कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों श्रेया के साथ वो हमेशा अच्छे से पेश आता था। अगर सच में उसके ऊपर श्रेया के एहसान न होते तो, और ऐसा क्यों ही हो सकता था? वो लोग जब वापस मुंबई पहुंचे तो कबीर श्रेया को सीधे घर ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो लोग प्लेन से उतरे उसे कपूर फैमिली के घर से फोन आया। उन लोगों ने कहा कि काव्या ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है और बात कपूर फैमिली तक पहुंच गई है। अब आहूजा फैमिली कपूर फैमिली से जवाब मांग रही है। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा जो चिढ़ चुका था। वो बोली, तुम जाकर अपना काम कर लो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। कबीर उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। श्रेया ने सोचा कि अगर काव्या की फैमिली वहां पर होगी तो उसे देखकर क्या उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा नहीं आ जाएगा, लेकिन कबीर पहले से ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा था। उधर हॉस्पिटल में काव्या जोर से बोली, शुक्र है कि मेरा बच्चा ठीक है, मैंने उस वक्त इस सब के बारे में नहीं सोचा था।
ना मैंने अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोचा और ना ही मैंने मेरे बच्चे के बारे में। मैं उस वक्त बस कबीर की जान बचाने के बारे में सोच रही थी। काव्या की माँ बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? उसे एक जवान और खूबसूरत एक्ट्रेस पसंद है, ना कि तुम। तुमने अपनी सारी जवानी उसके पीछे बर्बाद कर दी और अब तुम जैसी एक इज्जतदार लेडी को उसके बच्चे को अपने पेट में लेकर घूमना पड़ रहा है। तुम बहुत बेवकूफ हो, यहाँ तक कि आज तुम अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठती। कपूर फैमिली ने कुछ कहा? क्या उन्हें कोई फर्क पड़ा? वो लोग तो अब तक तुमसे मिलने भी नहीं आए। मिसेस कविता ने ये सब साइड से देखा। उन दोनों औरतों को लगातार रोते हुए देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। मिसेस कविता बोली, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हम लोग इसकी भरपाई कर देंगे। और तो और कबीर भी पहले से ही ये कह चुका है कि ये बच्चा उसका नहीं है। तुम? काव्या की माँ बोली, ठीक है, ये मत बोलना कि हम लोग तुम्हारी फैमिली से डरते हैं। हाँ, तुम्हारी फैमिली को इस देश की सबसे पावरफुल फैमिली माना जाता है, लेकिन अगर हमारी बेटी को कुछ भी हो गया तो हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं सब लोगों को तुम्हारे परिवार की असलियत बता दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम कितने घटिया लोग हो। मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम्हारा बेटा प्रेसिडेंट बनेगा। हाँ, मैं देखती हूँ कि ये सब जानने के बाद लोग तुम्हारी फैमिली को अपने प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहेंगे या नहीं। मिसेस कविता बोली, तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हो? तभी कबीर वहाँ पर पहुंच गया। उसने पूछा, यहाँ पर चल क्या रहा है? जब काव्या ने कबीर को देखा तो वो तुरंत मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उसने देखा कि श्रेया भी उसके साथ आई थी। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। काव्या की फैमिली ने कबीर की तरफ देखा और तुरंत बोली, हमारी काव्या तुम्हारी वजह से आज इस हालत में है। हम ये तक नहीं जानते कि इसके शरीर का आधा हिस्सा दोबारा कभी काम कर पाएगा या नहीं। उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, जो कि शुक्र है कि वक्त रहते वो बच गया। ये बच्चा हमने लगभग खो दिया था और तुम लोग अभी भी कोई जिम्मेदारी लेने के बारे में सोच तक नहीं रहे हो। कबीर ने काव्या की तरफ देखा और बोला, मैं डेफिनेटली नुकसान की भरपाई करूंगा, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है। काव्या की माँ बोली, तुम अभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागने की सोच रहे हो। एक बार इस बच्चे का जन्म हो जाने पर हमें ये पता चल ही जाएगा कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो लोग तुम पर हंसेंगे। कबीर बोला, मेरी मॉम ने एक सुझाव दिया था कि हम कंपनसेशन के तौर पर एक शॉपिंग मॉल काव्या को दे दें। काव्या ने मेरे लिए गोली खाई और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसे एक और शॉपिंग मॉल देना चाहता हूँ। दो शॉपिंग मॉल्स मिलने की बात सुनकर काव्या के पिता का दिल थोड़ा डगमगा गया। कबीर में सच में कुछ तो बात थी। कपूर फैमिली सच में बहुत दयालु थी। 2 मॉल्स की इतनी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन तभी काव्या बोली, मुझे कोई शॉपिंग मॉल नहीं चाहिए। कबीर, मुझे तुम्हारी वजह से चोट लगी है। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे घर पर आराम करना चाहती हूँ। क्या? सब लोगों ने हैरान होकर काव्या की तरफ देखा। काव्या ने जिद्दी ढंग से कबीर की तरफ देखा और बोली, अगर तुम इसके लिए राजी नहीं हुए तो मैं तुम्हारी चौखट पर अपना दम तोड़ दूंगी। वैसे भी मैं पहले ही खुद को हद से ज्यादा शर्मिंदा कर चुकी हूँ। मैं वैसे भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती। कबीर चिढ़कर बोला, तुम्हारा जो मन करे वो तुम कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मरना चाहती हो तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। काव्या बोली, तुम सच में ये सब कह रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मर गई तो भी मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अगर मैं और मेरा बच्चा मर गए तो मैं श्रेया को अपने साथ लेकर जाऊंगी। हाँ, अगर मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं भी मर पाई तो भी मैं उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं दूंगी। मैं उसकी जिंदगी ना जहन्नुम बना दूंगी। हो सकता है तुम्हें खुद से फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन ये मत कहना कि तुम्हें श्रेया की भी परवाह नहीं। कबीर वहीं पर खड़ा था और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी मिसेस कविता ने जल्दी से उसे रोक दिया और बोली, कबीर, बाहर, मेरे साथ चलो बाहर और मेरी बात सुनो। मिसेस कविता कबीर और श्रेया को बाहर लेकर चली गई और कबीर से बोली, वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए रहना चाहती है क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहती है, और वो तुमसे सिर्फ इसलिए बात करना चाहती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें भुला नहीं पा रही है। इस वक्त लड़ना बंद करो, वरना तुम साथ में श्रेया को नुकसान पहुंचा दोगे। तुम और श्रेया एक दूसरे के साथ खुश हो। अगर वो तुम्हारे साथ रहने आ भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है कि तुम दोनों को साथ में देखकर उसे ये रियलाइज हो जाए कि उसका कोई चांस नहीं है और वो हार मान ले। कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कुछ नहीं बोला। मिसेस काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, श्रेया बच्चे, तुम्हें उसे टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारे सामने कुछ भी करने की हिम्मत करती है तो हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम कबीर की पत्नी हो, क्या तुम्हें अभी भी किसी बात की फिक्र है? श्रेया बोली, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मॉम सही कह रही है, सब ठीक है। हम लोग बस एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लेंगे और उसे ठीक होने के बाद वापस जाने के लिए कह देंगे। मैं कुछ वक्त के लिए तो इतना बर्दाश्त कर ही सकती हूँ, और तो और मुझे सच में उससे डर नहीं लगता। कबीर ने गौर से श्रेया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शिकन थी और कठोरता भी। उसके बाद मिसेस कविता अंदर आई और बोली, मैंने कबीर से बात कर ली है, तुम उसके घर पर रह सकती हो। काव्या ने ये सुना और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसके दिल में उमंग की लहर दौड़ गई थी और वो अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए बोली, क्या सच में? मिसेस कविता बोली, हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बाजू ठीक होने तक। काव्या ने जोर से अपना सिर हिलाया और बोली, जी, मैं आहूजा फैमिली की बेटी हूँ, मैं आपकी फैमिली पर कोई बोझ नहीं बनूंगी। मिसेस कविता ने काव्या की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये अभी भी हम पर बोझ नहीं बन रही? अगर हमें तुम्हारी वजह से श्रेया को नुकसान पहुंचने का डर नहीं होता तो तुम्हारी परवाह किसे है? अगर ये मामला बढ़ जाता तो श्रेया के करियर के लिए ही अच्छा नहीं होता, और तो और उन्हें पूरा यकीन था कि कबीर और श्रेया को काव्या से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन काव्या बहुत खुश थी। वहाँ पर बैठे हुए वो यही सोच रही थी कि कबीर के लिए गोली खाना बेकार नहीं गया। उसने पहले ही कहा था कि आज नहीं तो कल वो एक दिन कबीर के घर में अपनी जगह जरूर बना लेगी। अब उसने अपनी बात सच कर दिखाई थी, और साथ ही इस बार जब वो कबीर के घर पर जाएगी तो डेफिनेटली वो श्रेया की बच्ची को घर से बाहर निकाल देगी और वो सब कुछ जीत लेगी जो कि सिर्फ उसका होना चाहिए था। काव्या के पिता को अपने 2 शॉपिंग मॉल्स हाथ से बाहर निकल जाने का बुरा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में सोचा कि काव्या कबीर के साथ रहने जा रही है तो उन्होंने सोचा कि ये भी फायदे का सौदा है। अगर कबीर और काव्या फिर से एक साथ हो गए तो कपूर फैमिली का सब कुछ आहूजा फैमिली का भी तो हो जाएगा। इसीलिए ये सोचकर वो शांत हो गए। काव्या ने पहले से ही मेड्स को अपना सामान पैक करने के लिए कह दिया था ताकि वो उसी दिन कबीर के घर पर शिफ्ट हो सके। वो कबीर के घर के दरवाजे पर खड़ी थी और उसने उन सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा।
वो अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने ये कर दिखाया। ये घर सबसे बेस्ट नहीं था और ऐसा नहीं था कि काव्या इसे खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन ये कबीर कपूर का घर था। वहाँ पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को कपूर फैमिली के बैजेस पहने हुए देखते हुए उसे इस जगह का स्टेटस पहले से ही कमाल का लगता था। काव्या ने मन ही मन सोचा, यहाँ पर रहने आना तो पहला कदम है, ये तो बस शुरुआत है। एक दिन मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। मेट्स ने काव्या को अंदर आते हुए देखा और नेचुरली वो लोग भी इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन काव्या अभी इन मेट्स के साथ अच्छे से पेश नहीं आई थी। जैसे ही वो अंदर आई, उसने तुरंत उन मेट्स को ऑर्डर देते हुए कहा, मेरे लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार कर दो। वो मेट्स बोली, मिस काव्या, आपको जो भी कमरा पसंद हो आप उसे चुन सकती हैं। काव्या बोली, हाँ ठीक है, फिर अगर मैं श्रेया का कमरा चूज करूँ तो? वो मेट बोली, मैडम का रूम सर का रूम है, बेशक आप वो नहीं चुन सकती। काव्या ने ये सुना और उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके चेहरे का रंग ही पलट गया। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने